अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो ऐसे में एप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ऐसे में प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करना स्टार्ट करोगे, कल हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, बस आज नोट ही नोट करना है ना? बस एक पॉइंट नोट कर लेंगे, बस फिर खत्म हो जाएगा। तेजी से खत्म हो रहा है तो ये कह रहा हूँ कल खत्म हो जाएगा, है ना? नोट करोगे? लोगों पद से जुड़ी शक्तियों के अलावा, पद से जुड़ी शक्तियों के अलावा पद से जुड़ी शक्तियों के अलावा राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति इसकी वजह से हो रहा है, आसीन व्यक्ति, राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति पद से जुड़ी शक्तियों के अलावा राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि वह राष्ट्र प्रमुख के पद की गरिमा को, राष्ट्र प्रमुख के पद की गरिमा को, राष्ट्र प्रमुख की पद की गरिमा को, तुम आज पुलिस बन के आई, राष्ट्र प्रमुख की पद की गरिमा को संरक्षित रख सके, संरक्षित रख सके। देखो हमने विभिन्न राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को देखा है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आदि लिख लो, सारे नाम नहीं लिखवा रहे, जिन्होंने लोकतंत्र की सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों और संघीय ढांचे के संरक्षण हेतु सरकार के बिलों के खिलाफ, सरकार के विधेयकों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की हैं
संविधान को बचाए रखने का, संविधान को, एक चीज समझो, संविधान मतलब यहाँ पर एक चीज शुरुआत में आपको लिखवाई थी, संवैधानिकता, याद आ रहा है? संवैधानिकता को बचाए रखने, कुछ याद है? संवैधानिकता क्या है? भूल चुके हो? सिर पे चोट लगी थी, याददाश्त चली गई है? करवाया था कम से कम एक दिन, एक तो क्लासिक वाली संवैधानिकता की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कुछ रिवाइज करो भाई की छुट्टियां हो गई, सब भूल जाते। देखो अब क्लास खत्म होने वाली है तुम्हारी, सब बेकार चला जाएगा ऐसे रिवाइज नहीं करोगे। संवैधानिकता, संविधान को बताओ, संवैधानिकता को, संवैधानिकता को बचाए रखने की कोशिश की है। जबकि कुछ राष्ट्रपतियों को सरकार का या प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति बोला जाता है। जिन्होंने सरकार के विरुद्ध जाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। तो के.आर. नारायण का केस करवा चुका ना शायद लोगों को, के.आर. नारायण के बारे में बताया आपने? के.आर. नारायण के बारे में बताया हुआ ना 1998 वाले केस में। तो उस समय के.आर. नारायण ने वाक्य बोला था, उससे एक बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। के.आर. नारायण ने एग्जैक्टली क्या बोला था कि राष्ट्रपति का पद जो है वो इमरजेंसी लैंप की तरह। इमरजेंसी लैंप देखा तुम लोगों ने? इमरजेंसी लाइट, अरे टॉर्च नहीं देखा है? हमेशा जलाए रखते हो? दिन में टॉर्च लेके चल रहे होते हो? हाँ, तब कब जलाते हो? हाँ, जब समझ नहीं आता, जब अंधेरा रहता है तब टॉर्च जलाते। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति का पद, क्या मेरी बात सुनाई? हमेशा डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है उसे। अक्सर वो क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो बिल पास होकर आया है उस पर साइन कर देगा। लेकिन जब ऐसा लग रहा हो कि किसी तरह का लोकतांत्रिक अंधेरा, यानी कि लोगों का मत कुछ अलग है, और विधेयक कुछ और है ना, तो ऐसे केस में, ऐसे अंधेरे वाले समय में राष्ट्रपति क्या बन जाता है? इमरजेंसी लाइट, टर्च लाइट। क्या मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नोट करोगे इसको? देखो के.आर. अंतिम बस लाइन लिख लो। के.आर. नारायण के अनुसार, तो पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति का पद एक इमरजेंसी लाइट की तरह है। इमरजेंसी लैंप लिख सकते हो। एक इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन, या इमरजेंसी लिख लो, एक इमरजेंसी लैंप की तरह है जो हर बार सामान्य परिस्थितियों में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का, जो हर बार सामान्य परिस्थितियों में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, हालांकि
जब लोकतंत्र पर किसी तरह के खतरे की, हालांकि जब लोकतंत्र पर किसी तरह के खतरे की अनुभूति उसे होती है, तब वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकता है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2022 में। क्या मेरे पास मेन सा क्वेश्चन है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो, एक बार पढ़ लो उसे जो लिखवाया है, एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो एक बार से। कोई समस्या तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम तो पूछो। हाँ, एक मिनट का टाइम दे रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में राष्ट्रपति में कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, पूछ लो, ठीक है? 1 से 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। राष्ट्रपति के चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, वरना हम उपराष्ट्रपति पर धावा बोले स्टार्ट करें। उपराष्ट्रपति एक बार देख लो, एक बार राष्ट्रपति अंतिम विदाई दे दो। कई दिन से चला तुम्हारे साथ, इसी बीच में छुट्टी भी हो गई थी 10 दिन। चलिए हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की। हैंडल होगी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या काम होता है? संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति क्या काम होता है? राज्यसभा के सभापति उनका सर एक ही काम होता है। क्या होता है? उनका अपना कोई काम नहीं होता है? अगर तुम्हारी बदुआ राष्ट्रपति या उनकी बदुआ राष्ट्रपति को ना लगे, और ना ही राष्ट्रपति की बाई चांस डेथ हो, ना ही राष्ट्रपति बाई चांस गुमशुदा हो, ना ही उनकी तबीयत खराब हो, ना ही बाई चांस राष्ट्रपति का महाभियोग हो, एक सुरक्षित, एक अच्छा राष्ट्रपति जो अच्छी हालत में काम कर रहा हो, स्वास्थ्य के रूप से अच्छा हो, ऐसे केस में उपराष्ट्रपति क्या काम होता है? उपराष्ट्रपति का कोई कार्य ही नहीं। मेरी बात सुनाई? उपराष्ट्रपति का असल में देखा जाए तो कुछ कार्य नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति जिसकी अपॉइंटमेंट, जिसकी नियुक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में हुई है ना, वही व्यक्ति क्या करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बना, वो क्या बन गया? अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मैं ये बोल सकता हूं हर एक उपराष्ट्रपति, क्या मैं यह बोल सकता हूं कि हर एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? नहीं, संविधान में लिखा है तो हो जाएगा। हालांकि तुमने संविधान कहाँ पढ़ा है? तुमने तो 10वीं का पढ़ के आ गए, लेकिन फिर भी ठीक है, संविधान में बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? क्या लिखी हुई है कि अगर उपराष्ट्रपति है तो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाए। इस चीज को रिवर्स कर देते हैं। क्या हर एक राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है? नहीं। क्या हर एक जो भी व्यक्ति राज्यसभा का अध्यक्षता कर रहा होगा, क्या वो अपने आप उपराष्ट्रपति बन जाएगा? नहीं। क्यों? उपराष्ट्रपति जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो यहाँ पर जो उसको उपसभापति होगा। वेरी गुड, ये बात एक बार हुई थी प्रेसिडेंट वाली क्लास में। वेरी गुड, एक बच्चे को याद है, बाकी सब सो रहे हो? कहाँ याद है? नहीं, बोलना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया तो उसके बाद उसकी जगह खाली हो गई। वो 2 किरदार, समझाया था, किरदार निभा रहा है, ये सब दिखाया था बोर्ड में बना के। 2 किरदार निभा रहा है, एक उपराष्ट्रपति का, एक राष्ट्रपति का। लेकिन बाई चांस राष्ट्रपति को कुछ हो गया, क्या मेरी बात क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया, और जो डिप्टी स्पीकर था कहाँ का? राज्यसभा का, वो क्या बन गया? राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं है? राज्यसभा का अध्यक्ष बन गया वो, जो उपाध्यक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब जब उपाध्यक्ष वो बन गया है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गया है, तो जैसे ही क्या वो राज्यसभा का अध्यक्ष बना है,
जैसे ही राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा का अध्यक्ष बन गया है, क्या वैसे ही वो उपराष्ट्रपति भी बन गया है? नहीं बना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि हर एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन हर एक राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया थे, समझ में आ गया? चलो, अब इसके अलावा उपराष्ट्रपति कितने टाइम तक राष्ट्रपति बना रह सकता है? 6 महीने। पक्का? अधिकतम कितना हो सकता है? उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति बना रह सकता है? सोच समझ के बोल। 6 माह। ठीक है, अगर इलेक्शन नहीं हुए हैं 6 माह तक, तो 6 माह तक बना सकता है। तो उसके पहले इलेक्शन हो गए, है ना, तो उसे छोड़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन चुका है और हो सकता है नेक्स्ट राष्ट्रपति के उम्मीदवारी में वो भी खड़ा हो जाए चुनाव में, तो दोबारा बन सकता है वो राष्ट्रपति, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर? इसके अलावा एक कंडीशन और है जो बहुत रेयर हो सकती है कि यदि राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन ना कर पाए, इसकी 3-4 कंडीशन होती है, लिखवाई हुई है। क्या क्या लिखवाया हुआ है? एक तो राष्ट्रपति मान लीजिए सपोज खत्म हो गए, मर गए, तब वो नहीं कर सकते, मेरी बात समझ। दूसरा क्या है? तबीयत खराब हो गई। तीसरा क्या हो गया? रिजाइन दे दिया। चौथा क्या है? महाभियोग चल गया। हाँ, महाभियोग चल गया। बस यही 4 चीजें। क्या मेरी बात क्लियर है? जो बता रहे वो याद रखिए। क्या क्या बताया? या तो वो एक्सपायर कर गए, है ना, दूसरा है तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से छोड़ना पड़ गया, तीसरा क्या है? हाँ, रिजाइन दे दिया, खुद से छोड़ दिया पद, और चौथा क्या है? महाभियोग चला। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो दूसरा वाला तबीयत खराब होना, तबीयत तो ऐसी ही खराब हो जाती है, हाँ, तो तुरंत छोड़ देगा। तबीयत खराब हो रही है और बाई चांस वो लिख के दे रहा है कि अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, यानी अगेन रिजाइन ही दे रहा है तबीयत के ग्राउंड पर। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, ऐसा भी हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो और उसे रिजाइन देने का मन ना हो। ऐसे में उपराष्ट्रपति 6 माह से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति बना रह सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति बना रहे। अगर राष्ट्रपति की तबीयत ज्यादा खराब है, इतनी खराब है कि वो 6 माह से अधिक के लिए बिस्तर पे पड़ा हुआ है, क्या मेरी बात समझ, और वो रिजाइन भी नहीं दे रहा है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसी स्पेशल कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है वो 6 महीने से अधिक का क्या काम कर सकता है? राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नोट करना स्टार्ट करेंगे। उपराष्ट्रपति क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन या सेकंड सिटीजन? सेकंड सिटीजन। चलो लिखोगे, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, देखो भारतीय राष्ट्रपति को देश का द्वितीय नागरिक भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को देश का द्वितीय नागरिक भी कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा देखे हो तुम लोग कि नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? लोकसभा राज्यसभा इतनी ज्यादा ना चुका है, यहाँ तक कहते नहीं देखे। ये तुम्हारी पार्लियामेंट, संसद के ऊपर बैठे हैं, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, ठीक है। यहां पर लेट अस सपोज ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, ठीक है। एक बार देख लो इसे, लोकसभा में कौन है ऊपर? स्पीकर। कोई दिक्कत तो नहीं है? और उसके अलावा कौन है? प्रोटेम स्पीकर। क्या है? प्रोटेम स्पीकर। राज्यसभा में कौन है? अध्यक्ष। और उसके नीचे कौन है? उपाध्यक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसमें कोई समस्या नहीं है? यही जो राज्यसभा का अध्यक्ष है
यही कौन होता है? उपराष्ट्रपति। डबल रोल लगेगा, समझ रहे हो ना? उसी व्यक्ति के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, उपराष्ट्रपति की भी और अध्यक्ष की। लेकिन बात यह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई जिम्मेदारी असल में होती ही नहीं है, सिवाय इस जिम्मेदारी की कि जब राष्ट्रपति की तबीयत खराब होगी या राष्ट्रपति बाई चांस राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त रह रहा है, तो तब तक के लिए देश के राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पद पर कौन से कार्य की जिम्मेदारी उठाता है? कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, बस एक जिम्मेदारी उठाता है, पदेन अध्यक्ष की, किसके? राज्यसभा। क्या मेरी बात क्लियर है? जब मैं बोल रहा हूं पदेन अध्यक्ष, क्या मतलब होता है इसका? इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी उठाने जा रहा है, उसका जो चुनाव है वो केवल राज्यसभा के मेंबर द्वारा नहीं किया गया। क्या मेरी बात समझ? उसका चुनाव जो है वो केवल राज्यसभा के मेंबर द्वारा नहीं किया गया, इसलिए नहीं चुना गया है कि उसे कि वो राज्यसभा का अध्यक्ष बनेगा। किस रूप में उसे चुना गया है? उपराष्ट्रपति के रूप में चुना। क्या मेरी बात क्लियर है? और जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के रूप में उसका चुनाव हो रहा है, वैसे ही वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, यानी कि अध्यक्ष के रूप में काम ही क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर चुना गया, और जिस वक्त वो उपराष्ट्रपति के पद पर चुना गया उसी वक्त वो अपने आप क्या अपॉइंट हो गया? राज्यसभा का अध्यक्ष। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? यानी उसका अपॉइंटमेंट किसके? उपराष्ट्रपति के पद हुआ है, लेकिन काम किस पर कर रहा होता है? काम किस कर रहा होता है? नॉर्मल कंडीशन में जब देश में राष्ट्रपति पहले से है, तो उस समय वो उपराष्ट्रपति काम किसका, रोल किसका निभा रहा है? अध्यक्ष का रोल निभा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कॉन्ट्रडिक्शन कुछ लग रहा है ना? उसका चयन किस लिए हुआ है? उसका चयन हुआ है उपराष्ट्रपति के पद के रूप में, और कार्य क्या कर रहा है? हाँ, राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास अलग से कोई कार्य नहीं होता, उसका कोई ऑफिस नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एकदम समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट उठाया कहां से गया है? जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होते हैं, वैसे ही अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका से उठाया गया। लिख लोगे, उपराष्ट्रपति की धारणा को अमेरिकन संविधान से उठाया गया है। अमेरिकन संविधान में भी दो सदन होते हैं, कौन कौन से? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों का सदन, या प्रतिनिधि सदन लिख दे रहा हूं, प्रतिनिधि सदन। अच्छा, इनके हमारे संसद को बोलते हैं, हमारे पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, इनके पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। इनके पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। क्या मेरी बात क्लियर है? हमारे यहाँ पार्टी कांग्रेस है, उनके यहाँ पार्लियामेंट का नाम ही कांग्रेस है। एक हो गया प्रतिनिधि सदन, और दूसरा क्या होता है बताया? सीनेट। हाँ, सीनेट, वेरी गुड, सीनेट। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, तो लोकसभा के बराबर जो होता है, तुम्हें नाम से भी लग रहा होगा लोकसभा, लोगों के द्वारा चुने गए सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि कहां पर जा रहे हैं? सांसद सीधे तौर पर चुने गए लोकसभा में जा रहे हैं। अरे जिन तुम इन सांसदों का चयन करते हो बस्ती से, बाराबंकी से, जगह जगह से, वो कहां पर जा रहे होते हैं? लोकसभा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक उसी तरह से अमेरिका में भी ऐसे प्रतिनिधि कहां जा रहे हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जा रहे हैं, यानी कि वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के बराबर है, और वहां का जो सीनेट है वो किसके बराबर है? हमारे यहाँ के राज्यसभा के बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इस सीनेट को जो आदमी देख रहा होता है, ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, और बाई चांस अमेरिका में भी अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट ही बन जाता है। और जो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर होगा या प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन होगा, वो क्या बन जाएगा? उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा,
अध्यक्ष बन जाए। क्या मेरी बात समझ? इस बात से बचना है क्या? क्या मेरी बात? पहला ऑप्शन ही मिलेगा कि जब उपराष्ट्रपति के पद से हट गया है वो, तो अब अगला उपराष्ट्रपति कौन बन रहा है? जब उपराष्ट्रपति के पद से, है ना, कोई उपराष्ट्रपति हट गया है, राष्ट्रपति बन गया है, तो अगला उपराष्ट्रपति कौन बन रहा है? कोई नहीं। क्या बोलेंगे? कोई नहीं। बोल क्यों नहीं रहे? कोई नहीं बना ना। अरे क्या बोल रहा हूं कि असल में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पद पर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसके पद पर, उसके पद का काम ही यही है कि अगर राष्ट्रपति की तबीयत खराब होगी तो राष्ट्रपति को रिप्लेस करेगा। तो राष्ट्रपति की तबीयत खराब हुई, उसे रिप्लेस करने चला गया, है ना। अगर बहुत सारे उपराष्ट्रपति हम लोग रख लेंगे तो ऐसे में तो उसकी तबीयत खराब होगी तो एक नया उपराष्ट्रपति आ जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर हम नए उपराष्ट्रपति को रख लेंगे तो इसका मतलब जो पुराना वाला उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर है, अगर उसकी भी तबीयत खराब हो गई तो ये नया वाला जो स्पीकर था वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ऐसे राष्ट्रपति बनते रहेंगे, ऐसे तो नहीं बनते ना। आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, है ना, की तबीयत खराब हो जाती है और वो नहीं ड्यूटी निभा पा रहे अपनी, तो अगला राष्ट्रपति कौन बनता है? चीफ जस्टिस, है ना, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। और उनकी भी तबीयत खराब आती है तो जो सब नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीनियर चीफ जस्टिस जो सेकंड नंबर के हो, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर उनके नेक्स्ट वाले सीनियर, इस तरह करके 30-34 ओवरऑल 34 है शायद, है ना। 34 न्यायाधीश है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। अब ये मत कहना कि 34 के 34 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई। मेरी बात सुन रहे? चलो ऐसा पद मनहूस मान लिया जाएगा, फिर उस पर कोई नहीं बैठेगा। मेरी जो बैठ रहा है उसको उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या मेरी बात सुन रहे? चलो, वैसे हाई कोर्ट वालों का नंबर आ सकता है सीनियरिटी के बेसिस, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ है कुछ। क्या मेरी बात समझ आ रही? चलो देखो, पॉलिटी में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है। अगर सर ये हो गया, अगर सर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार दिया, अब इस सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तुम अगर मगर डगर लगाकर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन हमें पढ़ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो हमें वही चीज देखें जो एग्जाम में आ चुकी है या आ सकती है, जो कि संविधान में लिखा हो। क्या मेरी बात समझ में? चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। अमेरिका तक हम लोग पहुंच गए। एक और बात समझ लेते हैं, अमेरिका का है। इसे बना रहे हो? इसे बनाओ, बैठो, बैठे मत रहा तुम, बनाते रहो तुम, ठीक है। बड़ा सब खत्म हो जाएगा और कुछ आएगा नहीं तुम लोगों को, फिर वही पहुंच जाओगे। प्रेसिडेंट अमेरिका में तबीयत खराब हुई, नया प्रेसिडेंट कौन बन गया? वाइस प्रेसिडेंट। और हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर में और यहाँ के स्ट्रक्चर में एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है कि हमारे यहाँ का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनता है तो उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए क्या करवाए जाते हैं? चुनाव करवाते हैं। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। यानी कि यह उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति 6 महीने तक ही बना रह सकता है, अगर पुराना वाला राष्ट्रपति तबीयत ना खराब होने की वजह से अपने पद से ना उठा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर बाई चांस उनकी एक्सपायरी हो गई है ना, उन्होंने रिजाइन दे दिया है राष्ट्रपति ने, या उन पर महाभियोग चल गया है, ऐसे में उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद को संभालेगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव अगले 6 महीने में करवा दिया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यही अंतर है भारत में और अमेरिका में, कि अमेरिका में जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, तो अब ये इसका जो भी रिमेनिंग टर्म होगा ना, जो बचा हुआ कार्यकाल होगा, है ना, तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चुनाव नहीं होगा। चुनाव तब होगा जब कार्यकाल पूरा हो जाए। दोबारा समझ लेते हैं, है ना। यहाँ का कोई प्रेसिडेंट है एक, लेट अस सपोज, है ना, इनका कार्यकाल 5 साल का था और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले भगवान जी धरती पर आ गए, यमराज जी, ठीक है, और कहे आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ऊपर भी एक वैकेंसी ऐसे भी फुल कर दो। क्या मेरी बात सुन रहे? अमेरिका के राष्ट्रपति को लेके चले गए,
कौन लेके चला गया? यमराज लेके चले। अब ये जो जगह खाली हो गई है ये किसके द्वारा भर दी जाएगी? उपराष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब बड़ी बात ये है, यह उपराष्ट्रपति कब तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा? जब तक इसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। अगर इसका कार्यकाल 1 ही साल तक का भी निभा है तो अगले 4 साल तक ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई इलेक्शन करवाने की कोई जल्दी है नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर क्या होना है? चुनाव होना है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये सब बातें कहीं नोट की? नोट करो, ऐसा डायग्राम बनाओ। नहीं, डायग्राम बना के नोट करो, दिमाग से कुछ नहीं बोला था। सब कुछ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ना होगा तुम लोग को। कैसे दिमाग में रखोगे सब कुछ? सब्जेक्ट के नाम ही नहीं याद है तुम लोग को, क्या क्या पढ़ा याद ही नहीं। सब कुछ दिमाग में कैसे आएगा? वहाँ की लोकसभा का क्या नाम से? वहाँ की लोकसभा का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ही बोलते हैं। वहाँ के लोग को हिंदी की जरूरत नहीं है ना, तो उसका ट्रांसलेशन करके वो नहीं बोल रहे होंगे। मेरी बात सुनिए, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ही लिख लो थोड़ा सा उसे, ठीक? चलो ठीक है, हम हेड डालेंगे वाइस प्रेसिडेंट, लिखेंगे आगे। देखिए यह धारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन कुछ एक मामलों में भिन्न, कुछ एक मामलों में भिन्न है ना? अरे बोलो, कुछ एक मामलों में भिन्न है लिखोगे, लेकिन कुछ एक मामलों में भिन्न। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से लिखोगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सांसद होते हैं। थोड़ा और डीप में आते हैं। निर्वाचित या नामांकित? दोनों। निर्वाचित या नामांकित? दोनों होते हैं। दोनों? पक्का? चलो वेरी गुड। देखो बैक में निर्वाचित और नामांकित दोनों, ठीक है? यानी कि वो नामांकित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं कर रहे थे, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। जल्दी से इसका कारण बताओ, क्या कारण? जिन्हें हमने इलेक्शन के प्रेसिडेंट के योग्य नहीं माना, उन्हें हमने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों वोटिंग करने दी? क्या वो जनप्रतिनिधि है या सरकार द्वारा चुने गए हैं? सरकार या राष्ट्रपति द्वारा चुने गए। हाँ वेरी गुड, क्या बोल रहे हो? सर वो राष्ट्रपति द्वारा ही उनको। हाँ तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? बताया था कल भी इसके बारे में, रोज इसके बारे में बात होगी। क्या बोला है? बोलो, इसे बोलते क्या है? ये तो बात सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं। तो एक राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया व्यक्ति, मैं तुम्हें बढ़िया बोलूं और तुम मुझे बढ़िया बोलो, इससे कोई फायदा होगा? मैं बोलूं वाह बेटा वाह क्या लिखा है, तुम बोलो वाह सर वाह क्या पढ़ाया है, इससे फायदा होगा कुछ? है? रह जाएंगे दोनों लोग उसी लेवल पे। अरे बोलो, नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या यह हितों का टकराव नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो नामांकित सदस्य या मनोनीत सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए गए थे? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए। तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर रहा है, अब वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी बंद कर रहे हैं, ये तो चक्कर चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? इसी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों की भागीदारी नहीं होती।
कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब और बताओ, और राष्ट्रपति के उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है जिसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? विधानसभा विधानसभा के विधायक। नोट करोगे? देखो, उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, विधानसभा के जो विधायक हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। लिखोगे? उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधायकों का, और विधानमंडल सभा है उसमें, विधान परिषद तो पहले से नहीं था, विधान परिषद तो उसमें भी नहीं था, राष्ट्रपति में भी नहीं था। ठीक है, तो सीधे लिख लो। देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधायक भाग नहीं लेते हैं, और सांसदों में मनोनीत या नामांकित सांसद तक भाग ले सकते हैं। क्योंकि ऐसे में हितों का टकराव, अंडरलाइन कर लोगे, क्योंकि ऐसे में हितों का टकराव नहीं होता है। अलग से लिखवा दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नामांकित या मनोनीत सदस्य है वो भाग क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां हितों का टकराव हो जाता है और यहां पर हितों का टकराव नहीं हो सकता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने तो उनके अपॉइंटमेंट में, किसके अपॉइंटमेंट में, मनोनीत सदस्य के अपॉइंटमेंट में, क्योंकि नियुक्तियों में कोई भी किसी भी तरह का रोल अदा नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आए? चलो आगे नोट करोगे। देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न तरह से राष्ट्रपति के चुनाव की तरह होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या चीज कॉमन है? ठीक है, बताओगे मुझे? कुछ कॉमन भी चीजें हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में? दोनों का चुनाव कौन करवा रहा है? निर्वाचन आयोग। तो लिखोगे चुनाव आयोग, है ना? पहला लिखोगे देखो, इसे चुनाव आयोग या इन दोनों को लिख लो चाहो तो, दोनों को चुनाव आयोग संपन्न कराता है। चुनाव आयोग संपन्न कराता है। दूसरा सोच समझ के बताना एकदम, क्या इसमें भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ। कितने लोग बोल रहे होता है? 1% कितने लोग बोल रहे नहीं होता है? कुछ भी बोला सर दिखाई नहीं। अरे सोच के बोल रहे थोड़ा सा, उसके पीछे लॉजिक सोचना एक बार के लिए। होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होगा मुझे बताओ। मैं तुम्हारे आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उस अप्रोच में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम किस तरह से आंसर तक पहुंच रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें आंसर तक पहुंचने का तरीका मालूम हो गया तो भले ही वो क्वेश्चन यहाँ पर कवर ना किए जाए, तुम आंसर तक पहुंचने योग्य हो जाओ। विधायक नहीं होते हैं। हाँ, विधायक इसमें पार्टी नहीं ले, तो उससे क्या? अच्छा, ओहो, ये जो सांसद हैं, ये जो सांसद चयन होते जा रहे हैं, क्या यह राज्यों से नहीं सिलेक्ट होते हैं? क्या जिन भी क्षेत्रों सेलेक्ट हो रहे हैं क्या वो राज्य के अंदर नहीं आता है? क्या ये मार्स के विधायक हैं, मतलब मंगल ग्रह के विधायक हैं, या मंगल ग्रह के सांसद है? विधायक नहीं, मंगल ग्रह के सांसद है, पाकिस्तान के सांसद है? नहीं ना,
क्या क्षेत्र की जनता अपनी परेशानी को लेकर क्या अपने सांसदों के पास ही जाती है, या बैठ के पहले देखती है लिस्ट, 7वां शेड्यूल निकालो, है ना, 7वीं अनुसूची कौन सा किसके क्षेत्र में आता है, किसके क्षेत्र में है, ऐसा करती है जनता? वो तो हर चीज के लिए सांसद तक पहुंचती है कि सरकार ये नहीं बना है, रोड नहीं बनी है, सरकार नाली नहीं साफ है, सरकार बत्ती नहीं आ रही है, अरे बोलो, पहुंचती है ना। तो यह ना समझो कि भाई राज्यों से ही तो राष्ट्र बना है, राज्यों से तो संघ बना है, क्या मेरी बात समझ? तो राज्य के प्रतिनिधि के सीधे तौर पर तो सांसद नहीं होते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में सांसद ही कर रहे हैं। ये बताओ, क्या सिक्किम से उतने ही सांसद हैं जितने यूपी से हैं? क्यों? किस मामले में छोटा है? जनसंख्या के मामले में छोटा है। तो क्या ऐसी बात नहीं है कि जनसंख्या के अनुसार सांसद नियुक्त किए जा रहे हैं? जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है वहां पर सांसद, उन सांसदों की उपस्थिति संसद में ज्यादा है, और जिस राज्य में जनसंख्या कम है ना, उसमें सांसद कम है। अरे ऐसा नहीं है, अभी खुद ही तो बोला, इसलिए कंफ्यूज आता है। जो बोलो वो सुनो, लॉजिक पहले पकड़ो, आंसर देने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनाई? सिक्किम के कम सांसद है, यूपी के ज्यादा सांसद, लेकिन ऐसा है क्यों? अभी खुद ही बोले जनसंख्या की वजह से। तो जनसंख्या की वजह से है ना ऐसा। और जनसंख्या किसकी है? ये राज्य की, राज्य की तो जनसंख्या है। क्या कंफ्यूज हो जा रहे हो? क्वेश्चन अरे तरीके से पूछूंगा ना कि कंफ्यूज रहो, लेकिन आंसर दो ना सुन के। जनसंख्या है किसकी? सिक्किम के पास, सिक्किम की ना, या राज्य की? सिक्किम राज्य की। और यूपी के पास किसकी जनसंख्या है? यूपी की जनसंख्या है। क्या मेरी बात की? और उन्हीं राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही सांसदों का निर्वाचन या तो लोकसभा या राज्यसभा में हो रहा है। राज्यसभा में भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही सांसदों का निर्वाचन होता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसके सांसद ज्यादा है, और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसके सांसद कम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो सर राज्यों का कोई रोल नहीं है? तो सर गोवा में दो ही राज्य, राज्यों का रोल है, सुन लो मेरी बात, राज्यों का रोल है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। ये बोलोगे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्यों का रोल इसलिए भी है क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो रही है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है कि जहां पर जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है उनके सांसद का मत मूल्य भी ज्यादा है। क्या मेरी बात सुन रही? और जिस राज्य में जनसंख्या कम है उस राज्य में मत मूल्य, उस राज्य में सांसद का मत मूल्य भी कम है। तो अब अगेन दिमाग लगाओ, क्या इसमें राज्यों के बीच में बंटवारा नहीं हो गया? हो गया ना। अलग अलग राज्यों का अलग अलग मूल्य हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नोट करोगे इस बात? देखो दूसरा लिखोगे, पहला तो क्या लिखा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा लिखोगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। कितना हिंदी बोलने में टंग को मोड़ना पड़ता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होता है इसमें, याद है कुछ? कुछ याद है? मत की गणना मत मूल्य के हिसाब से। हाँ, मत की गणना, जो सांसदों के मत की गणना है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, वो मत मूल्य के अनुसार होगी, और मत मूल्य डिसाइड होगा उस राज्य की पॉपुलेशन के आधार पर। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो दूसरा लिखोगे। दूसरा लिखोगे एकल सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाँ, नोट करो, दूसरा नोट करो, एकल हस्तांतरणीय व्यवस्था। एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV। क्या मतलब होता है एकल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का? क्या मतलब होता है? ऐसे कोई तेरे से पूछेगा बता नहीं पाओगे, इतनी मेहनत से पढ़ा।
अरे तुम क्वेश्चन पे फोकस करो, मैं तरह का मुंह बनाना उसके ऊपर फोकस करो। कोई शेर का मुखौटा बन गया है तो उसके सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो गलत कर दो कैसे? भारत देश में भारत के तिरंगे में कितने रंग होता है, उसी में गलत कर दिए। बताओ क्या मतलब होता है? वोट का 50% नहीं, और वो तो सिंपल मेजॉरिटी की बात होता है, वो तो बात सही है तुम्हारी, लेकिन वो एकल इसका मतलब नहीं होता है। तुम तो सीधे प्रोसेस पे आ गई। और इसका मतलब क्या होता है? एकल हस्तांतरणीय वोट ना, ये नाम ऐसा है कि एकदम कंफ्यूजिंग वाला नाम। इसका मतलब ये होता है कि एक वोट नहीं देता है। इसका मतलब ये होता है एक नाम, इस नाम में क्या है? एकल वोट, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? जिसमें एक आदमी एक वोट ना दे रहा हो, प्रायोरिटी ऑर्डर में वोट दे रहा हो, वरीयता क्रम में दे रहा हो कि हम पहले नंबर पर ऐसे चाहते हैं कि राष्ट्रपति ये बने, दूसरे नंबर पर चाहते हैं राष्ट्रपति ये बने, तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति चाहते हैं अगर ये दोनों ना बन पाए तो ये बन जाए, अगर ये तीनों ना बन पाए तो ये बन जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या इसमें एक बार वोटिंग की उसने? नहीं तो इसने तो जितने भी प्रेसिडेंट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उतनी वोटिंग हो सकती है। मेरी बात समझ में नहीं समझ पाएगा तो इसमें एकल वोट वाली बात ही गलत है, इसीलिए कंफ्यूजन। एकल हस्तांतरणीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? असल में एक वोट नहीं है, असल में वरीयता क्रम में सबको वोट देना। क्या मेरी बात क्लियर है? वरीयता क्रम में यानी अगर 3 उम्मीदवार हैं तो आप डिसाइड करोगे पहले नंबर पर आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किसे मानते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे नंबर पर आप किसे मानते हो और तीसरे नंबर पर किसे मानते हो, तो एक तरह से आपने 3 वोटिंग की ना। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो एकल हस्तांतरणीय व्यवस्था, एकल हस्तांतरणीय व्यवस्था में अगर एक बार में गणना होने के बाद, पहली बार मतदान हुई और गणना हुई और उसमें अगर 50% है ना किसी को नहीं मिला, अगर 50% का बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? दोबारा मतगणना होगी या दोबारा वोटिंग होगी? हाँ, दोबारा मतगणना होगी। कैसे दोबारा मतगणना होगी? कि जिसे सबसे कम बार प्राथमिक वरीयता मिलेगी उसका नाम हटा दिया जाए, है ना, और जिन व्यक्तियों ने उसे प्राथमिक माना था उनकी द्वितीय वरीयता चेक की जाएगी, उनकी द्वितीय वरीयता को ही प्राथमिक बना दिया जाएगा और दोबारा से काउंटिंग किया जाएगा कि किसके पास प्राथमिक वरीयता ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो एक बार रिवाइज करवा दिया इस तरह से। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली लिख लिया। अब बताओ, क्या स्टेट्स यानी कि राज्य, क्या वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपस्थित है? क्या राज्यों का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बात बोलो। हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, समझ में आ गया? ये बताया मैंने अभी ना, हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सांसद भी जो चुन के गए हैं वो किस अनुपात में है? अपने राज्य की जनसंख्या के अनुपात में। नहीं समझे बात? क्या सब राज्यों के पास बराबर सांसद है? नहीं, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनके पास सांसद ज्यादा है, जिनकी जनसंख्या कम है उनके पास सांसद कम है। और यही सांसद तो आगे चलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उस राज्य के ज्यादा सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता बन के घूम रहे हैं, और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उस राज्य के कम सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता बने हुए। क्या मेरी बात समझ में? तो क्या राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है? लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लिखोगे, लिखोगे अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ रहे हैं, है ना? कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए? ये तो इलेक्शन की बात हो गई। अगला हेड डालोगे अर्हताएं, न्यूनतम अर्हताएं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, न्यूनतम अर्हताएं। क्या क्या योग्यताएं या अर्हताएं होनी चाहिए? चलो ये तो बहुत अच्छा बताया, सबसे बेहद जरूरी यही है ना? भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, एक बार इस बात पे भी कुछ हुआ था ना, इस बात पे हमने कुछ बात की थी एक बार हमने, लेकिन पूरी बात नहीं की थी शायद। क्या बात की थी?
कि अगर भारत का नागरिक कोई इंसान बचपन से या जन्म से नहीं है ना, अगर वह प्राकृतिकरण से या रजिस्ट्रेशन से भारत का नागरिक बाद में बना है, नहीं है, बाद में बन गया, मेरी बात सुन रहे, तो क्या उसे राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा होने देंगे? हो सकता है। क्या मेरी बात सुन रहे? राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जांच पड़ताल कराई जाती है और यह देखा जाता है कि कितना समय इन्होंने भारतीय नागरिक के रूप में कंप्लीट कर लिया है, प्लस ये जिस देश के नागरिक थे वहां पर इन पे कोई मुकदमा तो चल रहा है। मेरी बात सुनाई? ऐसा तो नहीं उस देश की गरिमा से समझौता करके आए और यहाँ पर है ना, यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पे नागरिकता हासिल कर ली, 11 साल रह लिए तो नागरिकता हासिल हो गई आराम से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब चीजें चेक की जाती हैं, लेकिन नागरिकता कैसी भी हो, अगर नागरिकता है तो फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी हो सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करो, लिखो। न्यूनतम अहर्ताओं में पहले लिखोगे, भारत का नागरिक हो, है ना, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो इलेक्शन होगा, है ना, उसके लिए न्यूनतम अर्हता की बात कर रहे हैं। पूरी लाइन ही लिखवाई मैंने, बस कंडीशन लिखवा दे रहे हैं, है ना। देखोगे पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा उम्र आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, एग्जैक्ट 35 वर्ष। 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, या 35 वर्ष से कम, 35 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए, या 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये चीज याद रखनी है, 35 या 35 वर्ष से अधिक, 35 या 35 वर्ष से अधिक, यानी कि किसी भी तरह से आयु जो है, एज जो है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कम का साइन लगा कैसे काट देना। क्या मेरी बात सुन रही? चलो अगला लिखो, तीसरा पॉइंट। अच्छा, ये राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है, सॉरी, उपराष्ट्रपति कौन से सभा में चेयरमैन बनने जा रहा है, तो अध्यक्ष बनने जा रहा है? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने जा रहा है, तो क्या राज्यसभा के मेंबर्स से कम क्वालिफाइड होना चाहिए? क्या उसकी योग्यताएं राज्यसभा के सदस्यों से कम होनी चाहिए? नहीं, यानी कि कम से कम उसमें इतनी योग्यता तो रहे कि राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, मैं दोबारा क्लियर बोल रहा हूं, राज्यसभा का मेंबर हो या ना हो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसकी योग्यता इतनी हो कि राज्यसभा का मेंबर बन सके। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करो, लिखोगे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। समझ गए ऐसा क्यों है? अरे जिन लोग का अध्यक्ष बनने जा रहा है उनसे कम योग्यता का रहेगा क्या? कैप्टन ऐसे आदमी को बना दोगे जिसे बैटिंग नहीं पकड़ने आता है? हाँ, अरे बोलो, नहीं ना। जो क्रिकेट टीम होती है उसमें कैप्टन होता है ना। कैप्टन का बोलते हैं ब्रेन बहुत अच्छा होना चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए, कूल माइंडेड और सब कुछ होना चाहिए। तो जो दुनिया का सबसे कूल माइंडेड इंसान उसे कैप्टन बना दोगे? नहीं ना, उसे बैट बॉल भी तो कुछ आना चाहिए, कैसे ही बना दोगे बस दिमाग का देखकर? क्या मेरी बात सुन रहे? उसके पास न्यूनतम योग्यता कुछ होनी चाहिए ना खेलने लायक। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा, अगर वो राज्यसभा के मेंबर्स से भी कम योग्यता वाला होगा, अगर वो राज्यसभा के मेंबर से भी कम योग्यता वाला होगा, तो क्या उनका अध्यक्ष बनने योग्य है? नहीं है। समझ में आ गया? चलो, या उसकी इज्जत भी नहीं करेंगे वो, है ना। अगर कम योग्यता ना हो तो उसकी इज्जत करेंगे क्या राज्यसभा के जो सांसद है? नहीं करेंगे। चलो अगला लिखोगे, अगला लिखोगे जिसे लेकर विवाद होता है, लिखो लिखो उसके पास कोई क्या नहीं होना चाहिए? लाभ का पद। लिखो उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ना ही संघ का, ना ही राज्य का,
ना ही किसी स्थानीय निकाय का। देखिए ना, नहीं किसी स्थानीय निकाय। अब फिर दोबारा से हमारे सामने ये अच्छा प्रश्न आ गया कि लाभ का पद होता क्या है। मेरी बात समझ, चाहे कहीं भी कुछ भी लिखा हो, सरकारी नौकरी कौन बोल रहे हैं? बताओ तो, चलो बोलो। सरकारी नौकरी और केवल सरकारी नौकरी। हाँ, लेट अस सपोज मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई टेंडर लिया हुआ है, ठीक है? कोई टेंडर समझते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं? ठेका। ठीक है, तो कोई ठेका लिया हुआ है, लेट अस सपोज। मेरी बात समझ, कुछ भी बनवाने का या कुछ भी करने का, तो यानी कि मेरा आर्थिक फायदा होगा या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रही है। मेरी बात समझ, ऐसे में क्या मैं उसी सरकार का भाग बन सकता हूँ? नहीं। समझो मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं उसी सरकार का भाग बन सकता हूँ जो मेरे लिए आर्थिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक अवसर प्रदान कर रही है? नहीं बन सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ? यानी लाभ का पद केवल सरकारी नौकरी का नहीं होता है। सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम या फिर अगर प्राइवेट भी कोई काम कर रहा है तो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के या गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करना होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये बताओ, अगर लेट अस सपोज, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया भारती। लेट अस सपोज प्रिया भारती प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है? सपोज कर सकते हैं, ठीक है? प्रिया भारती के प्रेसिडेंट बनने के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। प्रिया भारती एक्स प्रेसिडेंट, ये उपराष्ट्रपति पद पे भी जाना चाहती है चुनाव के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? या क्या राष्ट्रपति पद के चुनाव पद के लिए है, ये राष्ट्रपति पद पर है और राष्ट्रपति पद पर हुए ये कह रही हमें बहुत काम पड़ जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हम अब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। संभव है? हो सकता है। हो सकता है। क्या मेरी बात समझ? तो क्या राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है? नहीं। उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्यों? उसमें भी तो गवर्नमेंट पैसा दे रही होगी, तो लाभ का पद है। हाँ, चलो अच्छा, राष्ट्रपति तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, उसे हटा देते हैं, सिंपल चीज उठाते हैं। मान लो प्रिया भारती मिनिस्टर है, ठीक है? नहीं समझे बात? लेट अस सपोज प्रिया भारती किसी चीज की मंत्री है, यानी कि सरकार से अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी गाड़ी, अच्छा खासा बंगला पाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? लाभ के पद पर, बहुत ऊपर पद पर है ना, सर्वोच्च लाभ के पद पर, मतलब ऐसे जनरल भाषा। क्या ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। ये तो बोल रही थी केवल गवर्नमेंट जॉब वाले, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है मिनिस्टर बनना, नहीं है। समाज का सेवा। हाँ, समाज सेवा। आगे से पॉलिटिकल साइंस के बच्चे राजनीति को समाज सेवा का नाम नहीं देंगे, जब समाज शास्त्र पढ़ेंगे तब बोल देंगे ऐसे, ठीक है? समाज सेवा नहीं है। और बताओ, अगर प्रिया भारती गवर्नर समझते हो, राज्यपाल, ठीक है? तो क्या राष्ट्रपति पद के, उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी कर सकती है, उम्मीदवारी कर सकती है? कर सकती है। चलो अच्छा, ये भी छोड़ दो, सबसे बोल दो कर सकते हैं। अच्छा तो MP है, अगर सांसद है तो भी कर सकती है, तो किस पे नहीं कर सकती यार? हर चीज तो बोल रहे हो कर सकती, किस पे नहीं कर सकती? लाभ के लिए हर किसी पद पे क्या जाते हो उसमें पैसा नहीं मिलता? कौन से पद पे जिस पे काम करोगे पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, ये सब नहीं सोचो। कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा अगर ऐसा है तो। बहुत सिंपल सी बात है, अगर सरकारी जॉब कर रही हो या गवर्नमेंट ऑफिस के तहत कोई टेंडर खाया हो, क्या मेरी बात समझ? या सार्वजनिक उपक्रम में काम कर रही हो, तो यह सारे पद लाभ के पद में आते हैं। MP का पद, गवर्नर, MP यानी कि सांसद का पद, समझ रहे हो ना? विधायक का पद, गवर्नर का पद, मंत्री का पद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी मंत्री, ठीक है? इवन राष्ट्रपति का भी पद, लाभ के पद में नहीं आता। क्या मेरी बात समझ? MP का पद, गवर्नर का पद, दोबारा समझ लेते हैं,
एमपी का पद, गवर्नर का पद और मंत्री का पद, इवन राष्ट्रपति का पद भी किसमें नहीं आता है? लाभ के पद में नहीं आता है। लेकिन अगर यही प्रिया भारती कैबिनेट सेक्रेटरी होती, कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव कैसे बनी होंगी? अच्छे से अभ्युदय में पढ़ाई की है, आईएएस बन गई, आज के 20 साल बाद कैबिनेट सेक्रेटरी बन गई। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तो उसके बाद ऐसे में इन्हें उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक ये प्रॉपरली कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन नहीं कर चुके हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? हितों का टकराव और लाभ का पद थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? और एक और बात, लाभ के पद में बहुत सारी जगह पे, बहुत से प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लाभ के पद का कोई ऑब्जेक्टिव आंसर है ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? हमने ये चीज सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों से निकाली है और आर्टिकल संख्या 102 और 91 नोट किया कहीं? नोट किया करो तुरंत। अनुच्छेद संख्या 102 और 91 में लाभ के पद के बारे में विस्तार पूर्वक तो नहीं लिखा है, लेकिन लाभ के पद के बारे में उल्लेख है 102 और 91। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, याद रहेगी बात, नोट करोगे, लिखोगे। इस परिप्रेक्ष्य में या इस संदर्भ में लाभ के पद के संदर्भ में, है ना, इस संदर्भ में प्रेसिडेंट का पद यानी कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, कॉमा, राज्यपाल का पद, कॉमा, राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कॉमा, राज्य मंत्री, को लाभ का पद नहीं समझा जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? अक्सर हमें एक एग्जाम में आ गया, हमें कैसे याद रहेगा? है ना, कहीं पूछ लिया नामांकित या मनोनीत विधायकों के बारे में, ये सब लाभ का पद है कि नहीं है, यह सब अभी डिस्कशन का पार्ट है। मेरी बात समझ आई? आपको वो सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा है कि आप जो बोलोगे वही सच हो जाएगा। आपको बस जो लिखा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अब तक आया हुआ है, बस उतना ही जानना है। तो लाभ के पद को लेकर बड़े ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन नहीं लिए हुए कहीं। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी भी बुक में कहीं भी कुछ भी लिखा है तो बड़े ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन नहीं दिया। अगर कहीं बाई चांस दिए हुए तो उसे गलत मान देगा। लाभ के पद की इतनी अभी तक जो बात खुल के आई लाभ के पद को लेकर, वो इतनी सी बात है कि सरकारी पद, समझ गए ना, सार्वजनिक उपक्रम के पद और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए टेंडर, ठीक है, इन तीनों को पूरी तरह से लाभ का पद माना गया। अब लाभ का पद कौन सा नहीं है, इस पे बहुत सारा डिस्कशन अभी होना बाकी है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? और इसीलिए इन सब चीजों को लेकर बड़ा डिस्कशन होता है। अभी रिसेंट में आपने नाम सुना शिबू सोरेन का, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, नाम सुना? अभी बोले तभी सुना है, उसके पहले सुन रखा है? पहले सुना हुआ है। कौन है शिबू सोरेन? हेमंत सोरेन तो वहाँ के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री थे ना। तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को लेकर यही सारे केस चल रहे हैं, है ना, जिसमें लाभ के पद को लेकर अलग अलग बातें सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो बोल। क्या मेरी बात क्लियर है? लिख लोगे वहां पर शिबू सोरेन केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लाभ के पद को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं किया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? शिबू सोरेन केस। एक और केस इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एक दिन हमारी बात हुई थी, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। सोनिया गांधी के केस में क्या हुआ था? सोनिया गांधी के पास बहुत सारे पद थे। क्या मेरी बात क्लियर है? और संसद, आपको पता है, संविधान संशोधन विधेयक लाकर किसी भी चीज को लाभ का पद या किसी भी चीज को उससे बाहर कर सकती है, बड़े आराम से कर सकती है लाभ का पद से बाहर, है ना। एक विधेयक ले आएगी, सामान्य विधेयक पारित हो जाएगा और लाभ के पद में 2-4 चीजें निकल जाएंगी।
तो ऐसे विधेयक ला रही थी उस समय की संसद, जिसकी वजह से सोनिया गांधी के पास बहुत सारे पद थे और उन्हें उन पद को लाभ के पद से बाहर रखा जा रहा था। तो ऐसे केस में इसका अपोजिशन किया था उस समय के राष्ट्रपति ने, जिनका क्या नाम था, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सोनिया गांधी का भी एक केस चला है इस मामले में, लिख लोगे सोनिया गांधी। सोनिया गांधी नाम है सुना? मुझे आश्चर्यचकित कर दे तुम लोग। सोनिया गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम, याद रहेगा? ठीक है। उस समय सोनिया गांधी अब मुझे नहीं याद है किस समय, 2000 में है कभी, है ना, शायद 2005 की घटना होगी शायद, जब सोनिया गांधी के पास कई सारे पद थे, है ना, और क्योंकि वो पद उन्हें छोड़ना ना पड़े इसलिए लाभ के पद की परिभाषा बदली जा रही थी संसद में एक विधेयक लाकर, जिस विधेयक को मंजूरी नहीं दी थी किसने? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मना कर दे कि अगर आएगा हमारे पास तो हम पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लेंगे, हम नहीं पास करेंगे। आप लोग ऐसे तो सारे पद को लाभ के पद से बाहर कर लेंगे, राजनेता क्या करेंगे, जो नेता लोग हैं सारे पदों को लाभ के पद से बाहर कर लेंगे और हर तरह का लाभ लेते रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में? उनके लिए तो आसान है, बस एक सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लगा देना है, संविधान संशोधन बिल लगा देना है और चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो इसी वजह से ऐसा किया गया। क्या मेरी बात याद रहेगी? अगला लिखोगे? अच्छा ये बताओ, हाँ, ये नॉमिनेशन जो जिन लोग का उम्मीदवारी होगा कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर? वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर के लिए, उम्मीदवारी के लिए नामांकन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का याद है? कितने लोग प्रपोज करते हैं, कितने लोग बोलते हैं शुरुआत? 50 लोग। अरे 50 लोग प्रपोजल्स होते हैं, है ना? शुरुआत में 50 प्रपोजल्स और 50 लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इम्पीचमेंट पे चलेंगे। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कि निर्वाचन की बात कर रही हूँ, प्रक्रिया पर। ठीक है, तो लिखोगे इसमें कितने लोग हैं? 20 लोग। नोट करोगे? लिखोगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावकों का और 20 अनुमोदकों का सहयोग होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में हमने बात कर दी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझसे किसी ने एक दिन पूछी थी कि लोकसभा में जो इस समय जो एंग्लो इंडियन है ना, जिस दिन इसने शायद बात की थी, तो याद रखना हमें 104 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि 104वां जो संविधान संशोधन बिल आया हुआ है, उसके तहत एंग्लो इंडियन ये समाप्त कर दिया गया। ये अभी 2023 में लास्ट में आया हुआ है ना, पिछले साल आया हुआ है, जस्ट अभी 5-6 महीने 7 महीने हुए। नोट कर लो इस बात को, कई साल में आते नोट बना के अलग से लिख लोगे। ठीक है, संविधान के 104वें संविधान संशोधन के तहत यह संविधान संशोधन बिल 104 के तहत
लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कुछ और लिखा है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य ब्रैकेट में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय के मनोनयन को हटा दिया गया समझ आ गया? मनोनयन नामांकन, ठीक है। देखना स्टार्ट करें चुनाव प्रक्रिया के बारे में। देखोगे अनुच्छेद संख्या 68 के अनुसार अनुच्छेद संख्या 68 के अनुसार 68 के अनुसार निवर्तमान जो अभी जो है नियुक्त है निवर्तमान नहीं पद निवर्तमान। ये तुम लोग हिंदी में एकदम खतरनाक हो गए थे। लिख दो निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही आगामी उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे लिखोगे चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन की अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व 60वें दिन या उसके पश्चात जारी की जानी चाहिए। नहीं है उसके पश्चात। अच्छा, इसमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, अधिकारी कौन होता है इसे कंडक्ट करवाने वाला? राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर बताया था। हाँ, सचिव जो होते हैं किसके? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा के रहेंगे एक बार। हाँ, वेरी गुड। एक बार लोकसभा के और अगले चुनाव में राज्यसभा के। समझा? तो ठीक उसी तरह से इसमें भी एक बार लोकसभा और अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा। इस तरह से चलता है। क्या मेरी बात क्लियर? नोट कर लोगे। देखो लोकसभा और राज्यसभा
और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज भी वाइस प्रेसिडेंट पूरा कर पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि एक दिन तो लग जाएगा और ठीक है। कोई पूछना है यहाँ तक तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। उपराष्ट्रपति का होना राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। हाँ, कोई उपराष्ट्रपति है उसको राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन न्यूनतम इतनी योग्यता हो कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके, ये होना जरूरी। क्या हर एक, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था कि क्या हर एक बार उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य होगा? क्वालिफिकेशन पढ़ो, क्या कहीं लिखा हुआ है ऐसा? नहीं लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है कि न्यूनतम इतनी योग्यता हो कि राज्यसभा का एक सदस्य बनने योग्य। बस राज्यसभा सदस्य ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इतनी योग्यता होनी चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बन सके। कोई दिक्कत नहीं है।